बचाओ बचाओ, कोई है, ये भालू मुझे मार डालेगा, मेरी मदद करो। जूनी डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। तभी अचानक विचित्र युवक आसमान से उतरता है और जूनी को गोद में उठाकर हवा में उड़ने लगता है। ये क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मुझे नीचे उतारो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जूनी हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति का चेहरा देखती है। उसके चेहरे का अलौकिक तेज और वो लंबे अनोखे कान देखकर जूनी का डर और हैरानी दोनों बढ़ जाते हैं। तुम्हारी आंखों में ये कैसी चमक है? तुम्हारी ये लंबे कान और ये पंख, तुम इंसान नहीं हो। कौन हो तुम? वो युवक खामोश रहता है और जूनी को एक ऊंची और सुरक्षित चट्टान पर धीरे से उतारता है और बिना एक शब्द बोले अपने विशाल पंख फैलाता है और पल भर में नीले आसमान में ओझल हो जाता है। जूनी बदहवास होकर भागती हुई अपने घर पहुंची। अरे बेटी, क्या बात है? क्या हुआ? तुम ऐसे हाँफ क्यों रही हो जैसे कोई काल पीछे पड़ गया हो? जूनी बिना कुछ कहे सीधे अपने कमरे में दौड़ गई। लगता है जंगल में किसी जंगली जानवर ने इसे डरा दिया। अभी इसे अकेला छोड़ देना ही ठीक है। कुछ वक्त बीतेगा तो खुद ही बता देगी। जूनी कमरे में अकेली बैठी उस पंखों वाले युवक के बारे में सोच रही थी। रात का सन्नाटा गहरा जाता है, पर जूनी की आंखों से नींद गायब थी। आखिर वे कौन था? वे चेहरा, वे लंबे कान और वे विशाल पंख, मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? क्या वे वाकई कोई देवदूत था या मेरा भ्रम? तभी अचानक खिड़की पर एक साया पड़ा। जूनी ने पलट कर देखा तो उसकी चीख निकल गई। वही खूबसूरत युवक जिसने आज उसकी जान बचाई थी, खिड़की के बाहर खड़ा उसे बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा था। तुम यहाँ भी आ गए? क्या चाहते हो मुझसे? जूनी जैसे ही खिड़की के पास पहुंची, आर्यन पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। जूनी परेशान होकर बिस्तर पर गिर पड़ी और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई और सपना देखने लगी। इंद्रप्रस्थ लोक। बादलों के बीच ऊंचे ऊंचे सुनहरे महल चमक रहे थे। जूनी के पास भी अब खूबसूरत सफेद पंख थे। वो और आर्यन बादलों के बीच उड़ रहे थे। जूनी, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगी। मेरी रफ्तार इन बादलों से भी तेज है। आ जाओ, आ जाओ। अच्छा, अभी देखती हूँ। रुको राजकुमार। दोनों प्यार भरी बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक आसमान का रंग काला पड़ जाता है और एक विशाल आग का गोला जूनी की तरफ बढ़ता है। वो गोला जूनी के पंखों से टकराता है और जूनी दर्द से चीख उठती है। आर्यन, मेरे पंख! जूनी! नहीं 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 नहीं, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? देखो मुझे देखो। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ जूनी? देखो मुझे देखो। जूनी, जूनी! आर्यन, मेरे पंख देखो, मेरे पंख जल रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ मुझे। तभी बादलों के पीछे से सुहेल प्रकट होता है। उसकी आंखों में नफरत की आग थी। अब तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जूनी की तड़प ही मेरी शक्ति है। अब तो ये जूनी मर कर रहेगी। सोहेल, तूने जूनी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा? कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अचानक चारों तरफ एक दिव्य और तेज रोशनी फैली और सुहेल उस रोशनी में गायब हो गया।
लगता है इंद्रप्रस्थ की जादुई शक्तियां जाग गई हैं। हे जूनी उठो, उठो जूनी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। उठो जूनी। आर्यन, मुझे क्या हो रहा है? मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। मुझे कुछ हो रहा है। तभी आसमान से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। रुक जाओ, जूनी के पंख जल चुके हैं, अब इसकी शक्तियां खत्म हो चुकी है। इस पावन लोक में बिना पंखों वालों के लिए कोई स्थान नहीं है, इसे यहाँ से जाना ही होगा। क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए। मैं जूनी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। उसे मुझसे दूर मत कीजिए। मैं उसे ठीक कर दूंगा मैं उसे। असंभव, ये इंद्रप्रस्थ का नियम है, जिसकी उड़ान खत्म उसका यहाँ वास खत्म। इसे अभी इसी वक्त विदा होना होगा। अचानक जूनी के नीचे से बादल हट गए और वो तेजी से आसमान से नीचे धरती की ओर गिरने लगी। आर्यन, बचाओ मुझे, मैं गिर रही हूँ। आर्यन। नहीं 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 जूनी, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास जूनी, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास जूनी, मैं आ रहा हूँ। धीरज रखो राजकुमार, वो तुम्हें फिर मिलेगी, वो तुम्हें जरूर मिलेगी, पर इसके लिए तुम्हें सदियों का इंतजार करना होगा। आज से तुम दोनों की राहें जुदा होती हैं। जूनी धीरे धीरे जमीन पर आकर गिर गई। जूनी झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वे क्या था? मैं गिर रही थी, मैं सच में आसमान से गिर रही थी। वे चेहरा, वे आर्यन, कोई चेहरा इतना मिलता जुलता कैसे हो सकता है? तभी ताजी धूप खिड़की से जूनी के चेहरे पर पड़ती है। वो पसीने में तरबतर और हांफती हुई बाहर आंगन में आती है। हाँ, क्या हुआ बेटी? क्या बात है? बहुत परेशान दिख रही हो। बाबा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? क्या सच में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके कान लंबे हो और पीठ पर विशाल पंख हो? क्या कोई सच में आसमान में बादलों के बीच उड़ सकता है? नहीं 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 नहीं, ये सब इसे याद क्यों आ रहा है? ये तो मौत को बुलावा देने जैसा है। बाबा, आप डर क्यों गए? क्या आपने कभी ऐसे किसी जीव के बारे में नहीं सुना? अरे बिटिया, ये सब फालतू की बातें हैं। लगता है रात को किसी डरावने सपने ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। जाओ, अपनी टोकरी उठाओ, फूल लेकर आओ। इन ख्यालों को यही दफन कर दो बेटा। हाँ, जाओ। जूनी चुपचाप टोकरी उठाती है और घर से निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे अपना पड़ोसी मिल जाता है। अरे क्या बात है जूनी, आज तुम इतनी खोई से क्यों हो? ये तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? क्या तुमने कभी पंखों वाले इंसानों की कोई कहानी सुनी है? क्या ऐसा इंसान सच में होता है? पंखों वाला इंसान? हाँ जूनी, वैसे मेरे दादाजी अक्सर एक ऐसी दुनिया का जिक्र करते थे जहाँ जमीन का नामो निशान नहीं है, सिर्फ बादल और हवा में तैरते हुए महल हैं। वो उसे बादलों का लोक कहते थे कुछ। हाँ, यही बादलों का लोक कहते थे। तो इसका मतलब मेरा सपना झूठ नहीं था, वह दुनिया सच में कहीं वजूद रखती है। ए जूनी, ये तुम अचानक से पुरानी कहानियों पर इतना यकीन क्यों कर रही हो? क्या बात क्या है? बस ऐसे ही मुझे लगा ये सिर्फ बच्चों को डराने के किस्से हैं, पर अब लगता है कि कहानी में कुछ तो सच्चाई है। बताओ ना, क्या बात है? अरे जूनी और अरमान खिलखिलाकर बातें करने लगे। वहीं पेड़ के पीछे खड़ा आर्यन ये सब देख रहा था। जूनी को किसी और के साथ खुश देख वो तड़प उठा। ये इसका प्रेमी है, तभी तो इतना हंस हंस के बातें कर रही है। वो पंख फैलाता है और सीधे इंद्रप्रस्थ के महल में पहुंचता है और जाकर बेसुध सा हो जाता है। मैं अपनी मोहब्बत को चाह कर भी नहीं पा सका। जूनी मुझे भूल चुकी है और अब वो किसी और के साथ खुश है। क्या वही उसकी दुनिया है? क्या? आर्यन अपने महल के झरोखे पर बैठा खुद से बीजे सवाल कर रहा था। तभी पीछे से वृद्ध गुरुदेव प्रवेश करते हैं। शांत हो जाओ राजकुमार, शांत हो जाओ। अपनी भावनाओं को अपने बस में करो। कैसे शांत हो जाऊं गुरुदेव?
आपने कहा कि मैंने कई वर्षों तक इस विरह की अग्नि को सहा है, मैंने सदियों इंतजार किया है, लेकिन अब वो मुझसे दूर जा रही है। वो देखो ना, आप किसी और के साथ खुश है। मैं जो नियति में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। वो अब इस लोक की नहीं रही। तुम्हें अपने आगे के कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मेरा कर्तव्य और मेरी दुनिया सिर्फ जूनी थी। हाँ, आपने मुझे उम्मीद दी थी और आज वो उम्मीद टूट गई। गुरुदेव बिना कुछ कहे वहां से चले गए। वहीं खंभे के पीछे छिपा सुहेल सब सुन लेता है और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अच्छा, तो वो लड़की अब भी जिंदा है, यानी कि आर्यन की कमजोरी अब भी धरती पर मौजूद है। मुझे उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा ताकि इंद्रप्रस्थ पर मेरा राज हो सकेगा। वो लड़की जिंदा रहेगी तो आर्यन मजबूत रहेगा, और जूनी नहीं होगी तो ये टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। फिर सुहेल अपनी शक्तियों का आह्वान करता है और पलक झपकते ही धरती लोक पर पहुंचता है। इधर जूनी तालाब के किनारे अपनी टोकरी में फूल भरकर घर की ओर लौट रही है। बाबा जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। उनके पास ऐसी शक्तियां हैं जिससे वे किसी भी लोक का पता लगा सकती हैं। आज तो मैं उनसे सच उगलवा कर ही रहूंगी। आखिर वो दुनिया मेरे सपने में क्यों आई थी कल रात? ऐसा अब से पहले क्यों नहीं हुआ है? जूनी गहरी सोच में डूबी तेजी से घर की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक रास्ते के बीचों बीच एक साया आकर खड़ा हो गया। जूनी झटके से रुकी और सामने सुहेल को देखकर उसके हाथ से फूलों की टोकरी छूट गई। बहुत लंबी उम्र पाई है तुमने जूनी। क्या तुमने पहचाना मुझे? तुम कौन हो? मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो? हट जाओ यहाँ से। ओह, इतनी जल्दी भूल गई? अभी तो खेल शुरू हुआ है। पिछली बार तो तुम्हारे पंख जले थे, इस बार तुम्हारी रूह जलेगी। सुहेल की आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। जूनी बेबसी से पीछे हटती है, लेकिन सुहेल एक फूंक मारता है। अचानक हवा में आग की लपटें उठने लगती हैं और जूनी एक पेड़ से चिपक जाती है। आसपास आग लगने लगती है। ओह, तुम कितना भी चिल्ला लो जूनी, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाने वाला। पिछली बार मैंने तुम्हें आधा अधूरा छोड़कर गलती की थी, लेकिन इस बार तुम्हें जान से मार कर ही दम लूंगा। मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम कोई साधारण इंसान नहीं लग रहे। आखिर किस दुनिया से आए हो तुम? मुझे बताओ। वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुम इसी आग के घेरे में जलकर भस्म हो जाओगी। तुमने जो मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे जाने दो। मेरे बाबा घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब तुम्हें मेरे इस जादुई घेरे से कोई नहीं बचा सकता। ये कुछ ही पलों में तुम्हें राख बना देगा और तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। सुहेल उड़ते हुए वहां से गायब हो जाता है। आग की लपटें जूनी के करीब आने लगती हैं और अचानक उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगती है। ये कैसी धुंध है? आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? एक पंखों वाला मुझे बचाने आता है और एक ये पंखों वाला जो मुझे मारना चाहता है। आखिर मेरा इन दोनों के साथ क्या रिश्ता है? इंद्रप्रस्थ के राजा मुकुंद देव के दो पुत्र थे, राजकुमार आर्यन और राजकुमार सुहेल। दोनों एक ही पिता की संतान थे, लेकिन स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां आर्यन एक नेक दिल राजकुमार था, वहीं सुहेल काली विद्या का स्वामी बन चुका था। एक दोपहर आर्यन और जूनी इंद्रप्रस्थ के शाही बागानों में बैठे बातें कर रहे थे। राजकुमार आर्यन, मैं अब तुमसे पल भर भी दूर नहीं रह सकती। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और जल्द से जल्द विवाह कर खुशी से जीवन बिताना चाहती हूँ। तुम ठीक कहती हो जूनी, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए। तुम इस राज्य के नियम जानती हो। जब तक मेरी उम्र 100 वर्ष नहीं हो जाती, मैं विवाह नहीं कर सकता।
और अभी 100 वर्ष पूरा होने में 1 वर्ष शेष है। हाँ, ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं इतने वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हमारा प्रेम कभी कम नहीं हो सकता जूनी। कोई भी हम दोनों के बीच नहीं आ सकता, ये मेरा वादा है। दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि दूर खड़ा राजकुमार सुहेल ये दृश्य देख रहा है और उसके मन में एक शंख बजा। हैं? इस जूनी से भाई प्रेम करते हैं और इस कदर करते हैं, पता नहीं था मुझे। या तो इंसान प्रेम ही कर सकता है या इस दुनिया की जिम्मेदारी उठा सकता है, और भाई इस लड़की के चक्कर में रहे तो ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। हम दोनों को कैसे भी करके ये दुनिया संभालनी है, और हमारी दुनिया में कमजोरी की कोई गुंजाइश नहीं। जरा सी भी लापरवाही, सब बर्बाद हो सकता है। जूनी हवा में उड़ती हुई वहां से गुजर रही थी कि तभी सुहेल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जूनी उसे देखकर थोड़ी ठिठक गई, फिर उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जूनी वहां से उड़कर चली गई। सुहेल वहीं खड़ा गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। मैं इस दुनिया का राजकुमार यहाँ खड़ा था, उससे बात करने की फिराक में वो मुझे नजरअंदाज करके चली गई। मैं इस दुनिया का राजकुमार हूँ, उसको मेरे सामने झुककर सलाम करना चाहिए था। मैं इसकी इस खता को माफ नहीं करूंगा, खत्म कर दूंगा इसको, और इसकी आंखों में ये जो अहंकार है वो खाक में मिला दूंगा मैं। सुहेल गुस्से में आग बबूला होकर इंद्रप्रस्थ के उस अंधेरे हिस्से में पहुंचता है जहां एक जादुई सीमा है। उस सीमा के पार केवल काली दुनिया और विनाश का वास है। मुझे अब इस काली दुनिया में जाकर वो शक्ति हासिल करनी होगी जो हमारी दुनिया के लिए विनाश लाएगी। मुझे अब कमजोर बनकर नहीं जीना, सबको एहसास दिलाना है कि ये सब हमारे लिए कितना जरूरी है। सुहेल उस काली दुनिया में कदम रखता है। चारों तरफ खौफनाक सन्नाटा था। तभी वो एक विशाल काले बादल के सामने पहुंचा, जो धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। आओ आओ सोहेल आओ, मैं जानता था कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। मुझे वो शक्तियाँ चाहिए जो बरसों से इस काली दुनिया में कैद हैं। मुझे वो विनाशकारी ताकत दे दो, मुझे वो शक्तियाँ चाहिए। शक्तियाँ तो मिल जाएंगी, पर तुम्हें इसके बदले मेरे पास एक बेशकीमती चीज गिरवी रखनी होगी। क्या तुम तैयार हो? मैं तुम्हारी शक्तियाँ हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे मेरी दुनिया की फिक्र है, इसीलिए मुझे वो शक्ति हर हाल में चाहिए। ठीक है सोहेल, अगर तुम्हें वो शक्तियाँ चाहिए तो बदले में तुम्हारी अंगूठी में जड़ा वो बेशकीमती आत्मग्रह मुझे देना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठीक है, तुम्हें ये आत्मग्रह हीरा चाहिए ना? ठीक है, मैं इसे देने को तैयार हूँ। सुहेल अपनी अंगूठी से वो आत्मग्रह निकालकर काले बादल की ओर फेंकता है। जैसे ही आत्मग्रह बादल में समाता है, उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वो भयानक रूप ले लेता है। इसी आत्मग्रह की तो मैं कई युगों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब मुझे वो शक्ति दे दो जिससे मैं उन दोनों को एहसास दिला सकूं, उन दोनों का मकसद एक दूसरे के साथ रहना नहीं है। क्यों नहीं? ये लो वो विनाशकारी शक्ति। अचानक आसमान में तेज बिजली कड़कने लगी और आग का एक विशाल गोला सुहेल के शरीर में समा गया। सुहेल की आंखें अंगारे जैसी दहकने लगती हैं। जाओ सोहेल जाओ, अब ये शक्ति तुम्हारे पास है। तुम जिस पर भी इसका प्रहार करोगे वो अपनी सारी जादुई शक्तियां और अपने पंख हमेशा के लिए खो देगा। बहुत खूब, अब जूनी का अंत निश्चित है, क्योंकि इतनी आसानी से वो पीछे नहीं हटेगी और उसको हमें रास्ते से हटाना होगा। सुहेल उस काली शक्ति को लेकर जैसे ही वहां से निकला, पीछे खड़ा वो विशाल काला बादल तेज गर्जना के साथ ठहाके लगाने लगा।
तुम्हारे पिता ने मुझे इस काली दुनिया में इसीलिए कैद किया था ताकि मैं तुम्हारी दुनिया पर कब्जा ना कर सकूं, पर अब देखो तुम मेरे इशारों पर कैसे नाचोगे सोहेल। तुम खुद उस इंद्रप्रस्थ को मेरी काली दुनिया में बदलने में मेरी मदद करोगे। अब वही होगा जो मैंने इतने वर्षों से सोचा था। अब कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं। सुहेल वो आग का गोला लेकर इंद्रप्रस्थ के आकाश में पहुंचा, जहां जूनी और आर्यन एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और बहुत खुश हैं। हाँ जूनी, ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात होगी। सुहेल वो जादुई आग का गोला पूरी ताकत से जूनी की ओर फेंकता है। जूनी के पंख जल जाते हैं और वो तेजी से आसमान से नीचे धरती की ओर गिरने लगती है। बादल उसके आसपास मंडरा रहे थे, पर जैसे वो उनसे दूर हो रही थी। जूनी गिरते गिरते तालाब के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी वहाँ से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजरा और जूनी को देखकर ठहर गया। अरे, ये लड़की यहाँ घायल अवस्था में कैसे है? ओहो हो, इसे इस हाल में छोड़ना ठीक नहीं है। मुझे इसकी मदद करनी होगी। बूढ़ा व्यक्ति जूनी को उठाकर अपनी झोपड़ी में ले आया और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाने लगा। तभी उसकी नजर जूनी की पीठ पर उन निशानों पर जाती है जहां कभी पंख हुआ करते थे, जो अब जल चुके थे। ये निशान कैसे? ये तो किसी पक्षी के जल चुके पंखों जैसे हैं। क्या ये लड़की हमारी दुनिया की नहीं है? बूढ़ा व्यक्ति दौड़कर अपना एक पुराना बक्सा खोलता है और उसमें से 7 जादुई कौड़ियां निकालता है। वो उन्हें अपनी हथेली में रगड़ने लगा। मेरी कौड़ियों, मैंने तुम्हें अपनी सारी शक्तियों से सींचा है। मुझे इस लड़की का अतीत बताओ। आखिर ये कौन है जो धरती लोक पर है और क्या कर रही है? बताओ मुझे, बताओ। बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही कौड़ियां जमीन पर फेंकता है, उनकी आंखों के सामने इंद्रप्रस्थ का पूरा मंजर घूमने लगता है। जूनी का इंद्रप्रस्थ दुनिया का होना और सुहेल का धोखा देखकर बूढ़े व्यक्ति के होश उड़ गए। हे ईश्वर, ये तो इंद्रप्रस्थ की रहने वाली है। और अगर सोहेल को पता चला कि ये जीवित है, तो वो तो धरती को श्मशान बना देगा। इसकी शक्तियां छिन चुकी हैं और बिना पंखों के ये वापस जा नहीं सकती। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये एक साधारण जीवन जी सके और अपना कल भूल जाए, वरना दुनिया वाले इसे जीने नहीं देंगे। फिर बूढ़ा व्यक्ति एक जड़ी बूटी का काढ़ा तैयार करता है और बेहोश जूनी को पिला देता है। मुझे माफ कर देना बेटी। इस औषधि से तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी और तुम्हारे पंखों के निशान भी मिट जाएंगे। आज से तुम मेरी बेटी बनकर रहोगी। तुम्हारा पिछला कोई साया तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। जब सामने वालों से जीत ना सको तो हथियार डालना ही बेहतर होता है। जूनी को होश आता है और वो बाबा को हैरानी से देखती है। मैं कहाँ हूँ? ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटी, ये तुम्हारे सर पर गहरी चोट लगी थी। तुम 2 दिन से सोई हुई थी। अब तुम ठीक तो हो ना? क्या सच में बाबा? मैं 2 दिनों से सो रही थी। हाँ बेटी, अब तुम आराम करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, तब से मैं तुम्हारे ही सहारे जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। बेटी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं बहुत डर जाता है। चलो अब आराम करो, आराम करो। कुछ याद नहीं आ रहा। शायद मुझे ज्यादा चोट लगी थी। मैंने बाबा को कितना कष्ट दिया है। मैं अब इन्हें कोई भी कष्ट नहीं दूंगी और उनकी हर बात मानूंगी। पता नहीं इतनी उम्र में उन्होंने कैसे कैसे मेरा ध्यान रखा होगा। जूनी की आंखें अचानक आग के घेरे के बीच खुलती हैं।
लपटें उसके बेहद करीब आ चुकी थीं, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि पहचान की चमक थी। आर्यन, आर्यन, मुझे सब याद आ गया। मैं इंद्रप्रस्थ की सदस्य हूँ। आर्यन, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। बचाओ मुझे आर्यन। इधर इंद्रप्रस्थ के महल में आर्यन सोया हुआ था। तभी उसे जूनी की पुकार सुनाई दी। आर्यन, मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहती। आर्यन, तुम कहाँ हो? मुझे बचाओ। तभी आर्यन उठकर बैठ गया। जूनी, जूनी, जूनी मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा, बचाना होगा। हाँ, हाँ। आर्यन बिजली की गति से उड़कर धरती लोक पर पहुंचा। वो देखता है कि जूनी आग के घेरे में खड़ी है। नहीं 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 जूनी, नहीं जूनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रुको, मैं आ गया जूनी, मैं आ गया। आर्यन अपनी जादुई शक्तियों का आह्वान करता है। वो अपने हाथ आगे बढ़ाता है और देखते ही देखते आग का घेरा बुझ जाता है। वो जूनी को सुरक्षित बाहर निकालता है। सदमे और धुएं से जूनी बेसुध हो जाती है। जूनी, जूनी, देखो, मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ। मैं दोबारा तुम्हें नहीं खो सकता। पर तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? जूनी, आंखें खोलो ना जूनी। शायद होश में आते ही तुम मुझ पर चिल्लाने लगोगी। मुझे तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देना चाहिए। अब चलो। आर्यन जूनी को उठाकर उसके घर की तरफ बढ़ता है। वो उसे धीरे से घर के सामने लिटा देता है और खुद पास के एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। तभी जूनी को होश आता है और वो हड़बड़ाकर उठती है। तभी अरमान भागता हुआ उसके पास आता है। जूनी, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम्हें क्या हो गया? और तुम इस तरह से घर के बाहर क्यों लेटी हो? जूनी। नहीं अरमान, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे उसके पास जाना होगा। क्या हो गया है तुम्हें? किसके पास जाना है? तुम क्या बोल रही हो? मुझे सब याद आ गया है। मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे सब याद आ गया। तभी घर से बाहर बूढ़ा व्यक्ति आता है और जूनी की हालत देख परेशान हो जाता है। हाँ, क्या हुआ बेटी? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात है? बाबा, आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि आपने जो किया मेरे भले के लिए किया, पर मुझे सब याद आ गया है। एक समय के बाद मुझे सब याद आना ही था। यही नियति का लिखा था और आज वो दिन भी आ गया जब सच खुद ब खुद मेरे सामने आ गया है। अब मुझे आर्यन के पास जाना है। पेड़ के पीछे खड़ा आर्यन ये सब सुन लेता है और उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। क्या जूनी मुझे खोज रही है? हाँ, उसे सब याद आ गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने तुमसे ये सब इसलिए छुपाया क्योंकि अगर तुम्हारा सच कोई जान लेता तो तुम यहाँ जिंदा नहीं बचती, न ही गांव वाले तुम्हें जीने देते। इसीलिए मैंने तुम्हारी याददाश्त मिटाई थी बेटा। बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। बस मुझे आर्यन से मिलना है। उसने ही मेरी जान बचाई होगी। उस सोहेल ने मुझे आग के घेरे में मारना चाहा था। तभी आर्यन पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर सबके सामने आ जाता है। उसे देख बूढ़ा व्यक्ति और शौर्य दोनों घबरा जाते हैं। हाँ, ये कैसा इंसान है? इसके ये कान, ये पंख, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या है जूनी? डरो मत, यही मेरे प्रेमी आर्यन है। जूनी, तुम्हें क्या सच में याद आ गया सब कुछ? बोलो जूनी। हाँ आर्यन, हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं। वह सोहेल हमें कैसे अलग कर सकता है? हम ऐसे ही एक दूसरे से दूर कभी नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे को नहीं भूल सकते। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम सर्वोपरि होता है। मैंने इसे नया जीवन दिया, इसकी याददाश्त मिटाई, पर देखो प्रेम इसके मन में जाग ही गया। राजकुमार, मुझे माफ कर दें कि मैंने जूनी की यादें छीनी थी। बाबा, आपने जो किया इसके भले के लिए किया। अगर आप इसे सहारा ना देते तो मैं जूनी को हमेशा के लिए खो देता। मैं तो बहुत खुश हूँ कि जूनी सही सलामत है। हाँ, जाओ बेटा, जहाँ भी रहो खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बेटा, जाओ। हाँ जूनी, हमें तुम्हारी याद तो आएगी, पर वो तुम्हारी दुनिया है। तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। चलो, अब मैं जूनी को लेकर अपनी दुनिया में लौटता हूँ। चलो जूनी।
आर्यन और जूनी एक दूसरे का हाथ थामकर आसमान में उड़ जाते हैं। कुछ ही देर में वो इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। जूनी को जिंदा देखकर सोहेल गुस्से में पागल हो जाता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। नहीं 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 नहीं, तुम फिर से जिंदा नहीं बच सकती। मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था। तुम कैसे वापस आ गई? बस करो सोहेल, बस बहुत हो गया। तुमने बहुत बार हमें अलग करने की कोशिश की, पर अब और नहीं। मैं अब तुम्हारी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। और मुझे ये मंजूर नहीं। इंद्रप्रस्थ हमारा है और हमारा मकसद कुछ और है, और ये जूनी को यहाँ से जाना होगा। तभी अचानक गुरुदेव वहाँ प्रकट हुए। गुरुदेव के चेहरे पर क्रोध था। बस बहुत हो गया सोहेल, अब मैं तुम्हारी धृष्टता और सहन नहीं कर सकता। मैंने महाराज मुकुंदेव को वचन दिया था कि जब तक उनके दोनों पुत्र 200 वर्ष के नहीं हो जाते, मैं तुम दोनों का मार्गदर्शन नहीं करूंगा, पर तुमने उस वचन की मर्यादा तोड़ दी। मार्गदर्शन? आपने हमेशा आर्यन का साथ दिया है, आपने उसे प्रेम दिया, और मुझे सिर्फ और सिर्फ अनुशासन। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं तो अपने भाई को सीधा रास्ता दिखा रहा था। आज आप लोगों ने मुझे ही गलत साबित कर दिया। हमने तुम्हें सुधरने के कई मौके दिए सोहेल, लेकिन जो व्यक्ति अपनी ही कुल की मर्यादा और भाई के प्रेम की बलि चढ़ा दे, वो राजकुमार कहलाने के लायक नहीं है। अरे जाइए जाइए, मुझे आपकी नसीहत नहीं चाहिए। मैं अपनी शक्ति से सब हासिल कर लूंगा। नहीं सोहेल, तुम इंद्रप्रस्थ में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हारा स्थान अब सिर्फ नरक लोक में है। जो भी इंद्रप्रस्थ की पावन भूमि पर काली विद्या का प्रयोग करता है, उसकी नियति सिर्फ नरक का अंधेरा है। गुरुदेव, पर मेरी क्या गलती थी? मैंने तो सिर्फ प्रेम किया था। सोहेल ने मेरे पंख चला दिए, मेरी याददाश्त छीनने पर मजबूर कर दिया, और तो और इसने मुझे कई बार जान से मारने की कोशिश भी की। क्या मेरे लिए कोई न्याय नहीं है? नहीं पुत्री, तुम्हारा प्रेम निष्पाप है। दंड उसे मिलेगा जिसने अपराध किया है। ओम। गुरुदेव अपनी जादुई छड़ी हवा में लहराते हैं। एक बिजली कड़कती है और सुहेल के शरीर से उसकी सारी काली शक्तियां और उसके विशाल पंख खिंचकर बाहर आने लगते हैं। सुहेल दर्द से तड़पने लगता है। नहीं 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 गुरुदेव, मेरे पंख मत छीनिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप ऐसा नहीं कर सकते गुरुदेव। मैं तो सिर्फ भलाई चाहता था सबकी, और सबकी भलाई के लिए चुना गया बुरा मार्ग भी बुरा नहीं होता। गुरुदेव सुहेल की वो शक्तियाँ और पंख जूनी की ओर प्रवाहित कर देते हैं। देखते ही देखते जूनी की पीठ पर फिर से जादुई और बेहद खूबसूरत पंख निकल आते हैं। उसकी खोई हुई दिव्य चमक वापस आ जाती है। सोहेल, अब तुम अनंत काल तक नरक की आग में जलोगे। यही तुम्हारा न्याय है। ओम। गुरुदेव एक मंत्र पढ़ते हैं और सुहेल के पैरों के नीचे की जमीन फट जाती है। सुहेल चीखते हुए उस अंधेरी खाई नरक लोक में समा जाता है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अधर्म का अंत किया। तुम दोनों सदा खुश रहो। प्रेम की हमेशा विजय होती है। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों इंद्रप्रस्थ का शासन न्याय और करुणा के साथ चलाओ। गुरुदेव, अगर आपका मार्गदर्शन मिलता रही तो हम लोग बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और अपने इंद्रप्रस्थ का हमेशा नाम रोशन करेंगी। यशस्वी भव पुत्री, तुम्हारी निष्ठा और आर्यन का साहस ही इस राज्य की असली शक्ति है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों खुशी पूर्वक अपना जीवन जीने लगे।